वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फरहत बानू, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है एज एंड एरिया हाइपोथेसिस। जेसी विल्लिस ने ये परिकल्पना प्रपोज की थी जो कि प्रजातियों के संबंध में थी कि प्रजातियों की उम्र और उन प्रजातियों का वितरण क्षेत्र, उनमें आपस में क्या संबंध है। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1922 में, एज एंड एरिया, जो कि एक अध्ययन था भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और प्रजातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में। और उन्होंने ये जो परिकल्पना थी वो तैयार की थी उस समय जब वो सीलोन में, जिसको आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहाँ वास्कुलर प्लांट्स यानी संवहनी पादपों की वितरण के पैटर्न को वो स्टडी कर रहे थे फील्ड में। यानी जो बोटैनिकल फील्ड स्टडी थी उनकी, जो कि संवहनी पादपों के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में थी, उसको जब वो स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये परिकल्पना प्रपोज की थी। और ये परिकल्पना ये कहती है कि स्पीशीज के फैलाव की जो रेंज है उसको हम उसकी उम्र के साथ संबद्ध देख सकते हैं। यानी कि वो एक इंडिकेशन है, वो इंगित करती है उसकी उम्र को। यानी फैलाव प्रजातियों का इंगित करता है उसकी उम्र को। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रजाति लंबे समय से इस धरती पर है, जो जल्दी इवॉल्व हो गई है, जिसकी उत्पत्ति बहुत पहले हो गई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, उसका फैलाव ज़्यादा होगा इस धरती पर। लेकिन जो प्रजाति बाद में आई, लेट आई, उसका फैलाव उतना ही कम होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले लेक्चर एंडेमिज्म के साथ भी देखा था। दो प्रकार की एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं। एक होती हैं वो स्पीशीज़ जो पहले अधिक एरिया में मिला करती थीं, लेकिन धीरे धीरे अब उसके अवशेष बच गए हैं जो केवल एक किसी स्थान पर हैं या थोड़े बहुत दो चार स्थान पर हैं बिखरे हुए। उनको कहते हैं डाइंग आउट स्पीशीज़। उनका ये मानना है विल्लिस का कि डाइंग आउट स्पीशीज़ तो बहुत ही दुर्लभ होती हैं, बहुत ही रेयर होती हैं। लेकिन जो नई नई बनी हुई स्पीशीज़ हैं, जिनके फैलाव को अब होना है, मतलब जिनका फैलाव अब होना है, वो जो स्पीशीज़ हैं उसके बारे में उनका ये कहना था, यानी नियो एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में उनका ये कहना था कि प्राकृतिक चयन, जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो अनुकूलन है उसके कारण, लोकल जो अनुकूलन है उसके कारण नई स्पीशीज़ बनती है, उसको वो नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि जो नई प्रजातियां बनती हैं या नई सबस्पीशीज़ या वैरायटीज़ बनती हैं, वो बनने में उत्परिवर्तन का रोल ज़्यादा बड़ा होता है बनिस्बत की अनुकूलन, जो कि प्राकृतिक चयन के कारण आया है। डीवरीज, आप जानते हैं कि डीवरीज वो हैं, हुगो डीवरीज, जिन्होंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उत्परिवर्तन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने विल्लिस की थ्योरी को सपोर्ट किया और उन्होंने भी ये कहा कि अनुकूलन का जो रोल है वो बहुत कम है। जबकि बैरी ने विल्लिस की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको विल्लिस ने कंसीडर नहीं किया, यानी कंसीडर करना चाहिए था उन्हें। सिन्नट, जो एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि प्रजातियों की हार्डिनेस, यानी उनकी जो कठोरता है, उनकी जो सहिष्णुता है,
उसका रोल और उसके हिसाब से वो जो अनुकूलित होती है उसका रोल उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन कीट विज्ञानी कैलवर्ट ने भी ये कहा कि इंसेक्ट्स के, कीटों के भौगोलिक वितरण में ये जो विलिस वाली थियरी है, विलिस वाला जो हाइपोथेसिस है, वो फिट नहीं बैठता है, यानी वो विरोधाभासी है। 1924 में, मतलब 1922 में जब उनकी बुक आई थी, तो उसके बाद बहुत सारा लिखा गया उनके बारे में, रिव्यू हुए बहुत सारे, और उनमें पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। अमेरिकन बॉटनिस्ट फर्नाल्ड का ये मानना है कि यदि उत्तरी गोलार्ध के फ्लोरा को स्टडी किया जाए तो ये हाइपोथेसिस उसमें फिट नहीं बैठता है। विलिस ने इन सारे क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए ये कहा कि यदि एक प्रजाति को हम, यानी सारी प्रजातियों को जब हम सिंगली देखते हैं, अलग अलग एक एक देखते हैं, तो ये हमें गलत लग सकता है, लेकिन संबद्ध प्रजातियों को एक साथ एक ग्रुप में देखने पर हमें ये जो परिकल्पना है ये सही दिखेगी, सही नज़र आएगी। यानी अलग अलग अगर हम टुकड़ों में देखेंगे तो ये सही नहीं दिखे, लेकिन यदि हम ग्रुप ऑफ एलिड स्पीशीज़ को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये जो परिकल्पना है वो सही दिशा में जाती है। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट ग्लीसन, उन्होंने इस परिकल्पना को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि पादप भौगोलिकी के क्षेत्र में ये टेस्टेबल है, इसकी जांच हो सकती है, यानी ये सही बैठेगी, लेकिन जो माइग्रेशन होता है जिन प्रजातियों का, और उस माइग्रेशन के कारण यदि उसका वितरण बढ़ता है तो उसके साथ ये अप्लाई नहीं हो सकती है। विलिस ने एक और बुक लिखी थी जिसका भी, वो भी कंट्रोवर्शियल थी, विरोधाभासी थी वो भी। वो बुक थी द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बाय डिफरेंशिएशन और डाइवर्जेंट म्यूटेशन। डाइवर्जेंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि वो उत्परिवर्तन जो इंडिविजुअल्स को अलग अलग दिशा में ले जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न, यानी अंतर पैदा करते हैं, जो वो जो डाइवर्जेंट म्यूटेशन है या वो जो विभेदन है, उसका इवोल्यूशन में ठीक से समझा जा सकता है रोल को, और सिलेक्शन द्वारा, यानी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जो इवोल्यूशन का कोर्स है उसको हम ठीक से नहीं समझ सकते हैं। यानी उन्होंने सिलेक्शन के रोल को कम आंका और डाइवर्जेंट म्यूटेशन के रोल को अधिक आंका। ये बुक उनकी आई थी 1940 में। दरअसल ये एज एंड एरिया हाइपोथेसिस का ही एक सीक्वल थी। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और चांस वेरिएशन के रोल पर प्रश्न उठाए कि ये कोई बहुत बड़ा कारक नहीं हो सकता है, और उन्होंने उत्परिवर्तन को मुख्य कारण माना, मुख्य कारक माना, इवोल्यूशन की विधि में मुख्य बात माना उत्परिवर्तन को, और क्रोमोसोम में जो परिवर्तन आते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए। यानी म्यूटेशन का मतलब केवल पॉइंट म्यूटेशन नहीं जो केवल एक जीन में होता है, जबकि क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशन जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन में, उद्विकास में। उन्होंने डार्विन के क्रमिक विकास को ओपोज किया, विरोध किया, और फेवर किया सॉल्टेशन इवोल्यूशन को। सॉल्टेशन इवोल्यूशन का अर्थ ये है कि बड़े जो बदलाव आते हैं म्यूटेशन के कारण, जो बड़े कदम होते हैं, बड़े उछाल होते हैं,
वो कारण बताया उन्होंने इवोल्यूशन का। अमेरिकन जेनेटिसिस्ट स्वेल राइट भी इसी प्रकार का लिखते हैं, विलिस को फेवर करते हुए लिखते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो बाय चांस नहीं है, चांस के कारण नहीं है, बल्कि एक ऑर्थोजेनेटिक ड्राइव है। ऑर्थोजेनेटिक ड्राइव का मतलब ये होता है कि हर जीव में, हर प्रजाति में अपने अंदर कुछ टेंडेंसी होती है, कुछ शक्ति होती है इस बात की कि वो इवॉल्व हो और एक निश्चित दिशा में इवॉल्व हो। तो इनको भी साल्टेशनिज्म का प्रोपोनेंट माना जाता है। साल्टेशनिज्म मतलब जो बड़े उछालों में यकीन रखते हैं बनिस्बत की छोटी छोटे कदम से, जो कि एडेप्टेशन के कारण, नेचुरल सिलेक्शन के कारण आता है। तो कुल मिला के एज एंड एरिया हाइपोथेसिस ये बताने की कोशिश है कि एज को यदि आंकना है किसी भी प्रजाति की तो हम उसके वितरण से तय कर सकते हैं, और उसमें उनका ये कहना है कि जो बड़े कदम हैं, बड़े उछाल हैं जो उत्परिवर्तन के कारण आते हैं, जो क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण आते हैं, उनका रोल इवोल्यूशन में ज़्यादा बड़ा है। और ये जो एज एंड एरिया हाइपोथेसिस है, चाहे इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ हो, लेकिन ये हमें एक तरह से तैयार करता है आगे सोचने के लिए, और आगे की ये ज़मीन तैयार करता है कि हम इवोल्यूशन को किस प्रकार समझें, हम आज जो प्रजातियां मिल रही हैं उनका भविष्य क्या होगा, उसको हम किस प्रकार समझें, और किस प्रकार से उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें आज के संदर्भ में, आज की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझने और समझ करके उसको बचाने के लिए। तो आज बस इतना ही। थैंक्स।